So hello and welcome back students to AI Education and Study with Anas sir. Today I will be starting class 12 business study chapter number 2 principles of management one short revision. So आज की इस क्लास के अंदर हम इस चैप्टर को कंप्लीट तरीके से एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं. So फटाफट से शुरू करते हैं अपनी क्लास को और समझते हैं सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड पॉइंट्स को एक ब्रीफ बेस्ड एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ. So let's start. तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारे चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का आखिर क्या मतलब होता है? तो देखिए, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइन फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर ऑफ मैनेजर. यानी कि आपको यहां पर कुछ जनरल गाइडलाइंस मिलती हैं अपने काम को और भी अच्छे तरीके से करने के लिए. जब हम अपने काम को और अच्छे से करने के लिए सोचते हैं तो हम अपने बड़ों से सलाह लेते हैं कि मैं ये काम कर रहा हूं तो ये कैसे करूं. तो जो वो हमें सलाह दे रहे हैं, वो जो हमें गाइडलाइन दे रहे हैं, वो हमारे काम करने के प्रिंसिपल हैं. यानी कि उनकी बातों को हम ध्यान में रख के अपने कार्य को करेंगे. तो ऐसे ही बिजनेस एक्टिविटीज को करने के लिए हमारे जो साइंटिस्ट हैं, एक है फ्रेडरिक विंसलो टेलर जिनको हम एफडब्ल्यू टेलर के नाम से जानते हैं, एक है हेनरी फ्योल. इन्होंने हमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स, टेक्निक्स दी हैं जिसके माध्यम से ये समझ पाएंगे कि हम अपने काम को किस तरीके से हमें करना चाहिए. तो हमने क्या देखा? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइन. ठीक है, इतनी बात हमारी क्लियर हो गई. अगर मैं इसके फीचर्स की बात करूं तो मेरे पास क्या आएगा? इसका पहला फीचर आता है बेटा यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी. इसका मतलब ये होता है कि ये जो हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, ये सिर्फ और सिर्फ कोई बिजनेस एक्टिविटी यूज नहीं करती, इसको नॉन बिजनेस एक्टिविटीज भी यूज करती हैं. यानी कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को काम में लाने के लिए हम अपने बिजनेस को बिजनेस के अंदर तो इसका यूज करते ही करते हैं, एंड एज वेल एज ऐसी एक्टिविटीज में भी इसका यूज करते हैं जो बिजनेस से कोई संबंध रखती ही नहीं है. जैसे कि एक हमारे पास होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड एक होती है हमारे पास नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. दोनों के अंदर ये एप्लीकेबल है. दूसरा आता है जनरल गाइडलाइन. यानी तो हम जानते हैं भाई जनरल गाइडलाइन ही है, और इसको जो बंदा फॉर्म करता है वो बहुत सारी प्रैक्टिस के बाद, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के बाद ही इसको फॉर्म किया जाता है, जितनी भी आपको गाइडलाइन दी जाएगी. तो ये ऐसा नहीं गली के कोने में बैठा हुआ एक इंसान ने कह दिया कि भाई ऐसे व्यापार कर, ऐसे चलेगा, और है उसके पास खुद कुछ नहीं. तो हमेशा गाइडलाइन भी वो बंदा देता है जो उस जगह तक पहुंचकर आया हो, जो उस जगह से वापस आया हो या उस जगह पर सीमित हो. वो बंदा जो होता है ना, वो असली गाइडलाइन आपको देता है. अब ऐसे लोग हैं जो गली के कोने में बैठे हैं और बात कर रहे हैं पेरिस की, लंदन की, तो वह उनसे कोई गाइडलाइन लेना हमारे कोई काम की बात नहीं है. तो फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, यानी कि जितने भी प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स हैं, ये सारे बहुत सारे प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट के बाद ही काम में आई है. चौथी सबसे अच्छी और खास बात इसमें यह है कि ये फ्लेक्सिबल रहता है. ये बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है. यानी कि आप पढ़कर आए हो बिजनेस एनवायरनमेंट, जिसके वन शॉट में हमने देखा था कि बिजनेस एक्टिविटीज को जो फ्लक्चुएट करता है वो बिजनेस एनवायरनमेंट करता है. और ये दो टाइप्स का होता है, एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल. एक्सटर्नल माइक्रो होता है, मैक्रो होता है. तो बेसिकली ये जाना था कि बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी हैं जो बिजनेस की एक्टिविटीज को फ्लक्चुएट करती हैं. तो उस फ्लक्चुएशन के अंदर अपने काम में स्टेबिलिटी के साथ काम करने के लिए, अपने प्रिंसिपल्स को लगातार कंटिन्यू वे में यूज करने के लिए ये फ्लेक्सिबल भी है. यानी कि इसको हम मॉडिफाइड कर सकते हैं एज पर सिचुएशन एंड एज पर वर्क. ठीक है, तो ये फ्लेक्सिबल है. अच्छा, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है सर? यानी कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? पहली इंपॉर्टेंस यही है बेटा यहां से कि प्रोवाइड मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी. यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एक ऐसा जरिया है जो कि मैनेजर्स को हकीकत से रूबरू कराता है, हकीकत से सामने लाता है, और बेसिकली ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन टू ऑल रिसोर्सेज, जितनी भी वेस्टफुल एक्टिविटीज होती हैं उनको डिडक्ट करता है. आपके पास जितनी भी रिसोर्सेज हैं उनका एक इफेक्टिव यूज, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव में हेल्प करता है. साइंटिफिक डिसीजन रहता है, मीटिंग चेंज एंड रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी यहां बनी रहती है. फुलफिल सोशल रिस्पांसिबिलिटी. और मैनेजमेंट जो होती है ना, ये प्रिंसिपल तीन चार चीजों पर डिपेंड है, एजुकेशन, रिसर्च एंड ट्रेनिंग. तो यह तीन कॉन्सेप्ट हमारे पास आ जाते हैं. ठीक है, तो हमने क्या जाना? प्रिंसिपल्स की हमने इंपॉर्टेंस को समझा, फीचर्स को समझा. अब हम बात करते हैं अपने दो इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट की. पहले हम बात करेंगे फ्रेडरिक विंसलो टेलर जी की, जिन्होंने हमें साइंटिफिक मैनेजमेंट का जरिया दिया जिससे हम अपने काम को और मॉडिफिकेशन के साथ करें. तो ये जो डेवलप किया है, ये किया है फ्रेडरिक विंसलो टेलर जी ने. ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा. तो यहां पर ना इनका जो कॉन्सेप्ट है वो काफी ज्यादा अलग है. वो अलग कैसे है? देखिए, सबसे पहले यहां पर फ्रेडरिक विंसलो टेलर जी ने हमें साइंटिफिक मैनेजमेंट दी. साइंटिफिक मैनेजमेंट कैसे दी? कि भाई साइंटिफिक मैनेजमेंट अटेम्प्ट्स टू एलिमिनेट वेस्ट टू इंश्योर मैक्सिमम प्रोडक्शन एट द मिनिमम कॉस्ट. यानी कि कम से कम लागत पे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन की जानी चाहिए. ये साइंटिफिक मैनेजमेंट है. तो हम यहां पर ये कह सकते हैं कि इट वुड बी पॉसिबल टू फाइंड वन बेस्ट वे टू डू इट. और ये काम तभी पॉसिबल होगा जब हम अपने काम को करने के लिए कोई एक रास्ता चुन लेंगे. अब जब हम अपने काम को करने के लिए कोई एक अच्छा रास्ता चुनेंगे और उसी पे ही कंसिस्टेंसी एंड रेगुलरिटी के साथ कार्य करेंगे, तो हो सकता है कि हम मिनिमम कॉस्ट के साथ मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सके. तो ये हमारे फ्रेडरिक विंसलो टेलर जी समझाना चाह रहे हैं. इन्होंने समझाया इन्हीं प्रिंसिपल के साथ इसका सबूत भी दिया है कि भैया साइंस जो है ना, वो कोई रूल ऑफ थंब नहीं है, कोई अंगूठा टेकने वाला काम नहीं है. ये बहुत सारा फॉर्म्स बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन है जो हमने फीचर्स में और इंपॉर्टेंस में समझ लिया.
दिया कि इसको बनाने वाले के पास ना बहुत सारी एक्सपीरियंस है, बहुत सारी प्रैक्टिस है, तब जाके चीजें डेवलप होती है। ऐसा ही नहीं हम किसी से भी इस चीज को लेकर और अपना काम शुरू कर दे। तो ये साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। दूसरा आता है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, तीसरा आता है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। तो यहां से आप समझो, यहां पर हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड के अंदर आपको बताया गया है इंपॉर्टेंस, यानी कि हम बड़े तभी बन सकते हैं जब हम सभी की इंपॉर्टेंस को समझे। जब हम सभी की इंपॉर्टेंस, महत्व को समझेंगे तो हम उसकी रिस्पेक्ट करेंगे। तीसरे कॉन्सेप्ट में समझाया हमें नीड के बारे में, यानी कि हम सबकी जरूरत को समझे, यानी कि हम ये ना सोचें कि मैं ही सब कुछ हूं और मेरे बिना इस कंपनी के अंदर कुछ भी नहीं होगा। नहीं, उस कंपनी के अंदर काम करने वाला चपरासी की भी उतनी वैल्यू है जितनी आपकी है। अगर आप ऐसे सिद्धांत को लेकर कार्य करोगे तब भी आप एक बड़े लेवल पर कार्य करके एक सक्सेस अचीव कर सकते हो। यानी कि जो हमारा होता है ना एक तरीके से कैरेक्टर बिल्ड करना, तो कैरेक्टर बिल्ड करने का मतलब ही वो आपको समझा रहे हैं कि हम सभी के महत्व को जाने और सभी की जरूरत को समझे और एकजुट होकर काम करें। तो ये हमने दिखाया। चौथा हमारे पास डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन, यानी कि अपने काम को करने के लिए जो अभी हमने बताया इंपॉर्टेंस में हमने क्या सिखाया भैया, ट्रेनिंग आ गया, एजुकेशन आ गई एंड रिसर्च आ गया। यानी कि इसके बिहाफ पर हम अपने एम्प्लॉइज की डेवलपमेंट करें। उस डेवलपमेंट के बाद जो हमें इफिशिएंसी अचीव्ड होगी वो एज वेल एज हमारे बिजनेस की ग्रोथ को ही लीड करेगी। तो हमने देखा भाई प्रिंसिपल, इन्होंने अपने काम को करने के लिए कुछ टेक्निक्स बताई। टेक्निक्स क्या है, पहली टेक्निक्स हमारे पास थी फंक्शनल फॉर्मेनशिप। फंक्शनल फॉर्मेनशिप का मतलब क्या होता है, आप ये समझ लीजिए कुछ काम का डिवीजन करना, जैसे कि प्लानिंग ऑफिसर तो प्रोडक्शन ऑफिसर, और यहां पे ये दोनों ही मिलकर वर्कर्स के ऊपर लोड कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर हमने देखा भाई प्लानिंग डिपार्टमेंट है, तो प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर सारे वो लोग होंगे जो प्लानिंग से संबंधित काम करेंगे एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में सारे वो लोग होंगे जो प्रोडक्शन से संबंधित काम करेंगे। और जब ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में काम करके डिविजनल वे के साथ कार्य करेंगे तो वो अपने एक सिंगल वर्क पे ज्यादा अच्छे से फोकस कर सकते हैं। तो फंक्शनल फॉर्मेशन का मतलब यह है कि अकॉर्डिंग टू द वर्क डिवीजन टू होल इंटरप्राइजेस। ठीक है, यहां पे हो गया। दूसरा स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, यानी कि अपने काम में स्टैंडर्डाइज करना देन उसको सिंप्लीफाइड करना। उदाहरण के तौर पर कि आज जो बाजार में आलू, प्याज, मटर जो कुछ भी मिलता है वो सब एक ही खेत से उठकर आता है, फिर भी मार्केट के अंदर उनका अलग अलग प्राइस होता है। जैसे मान लो किसी का 30 रुपए है, किसी का 40 रुपए, किसी का 50 रुपए। तो इसका मतलब यह नहीं कि 30 रुपए वाले आलू की अलग खेती हो रही है कि 40 वाले की अलग हो रही है, ऐसा नहीं होता। जब उनको एक खेत से निकाला जाता है तो उनकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग उनको स्टैंडर्डाइज किया जाता है, उनको अलग किया जाता है, और अलग करके अलग मतलब सिंप्लीफाइड कर दिया जाता है स्टैंडर्डाइजेशन के अकॉर्डिंग, यानी उसकी प्रोडक्ट की साइज के अकॉर्डिंग, क्वालिटी के अकॉर्डिंग और फीचर्स के अकॉर्डिंग, इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग, उसकी लिमिटेशंस के अकॉर्डिंग भी उसको स्टैंडर्डाइज किया जाता है। देन आफ्टर उसको सिंप्लीफाइड किया जाता है अकॉर्डिंग टू द ग्रेड्स। ठीक है, फिर आता है हमारे पास मेथड स्टडी, यानी कि हम अपने काम को करने में ऐसा मेथड अपनाएं, वन बेस्ट वे अपनाएं जिससे हम अपने काम को बहुत ही अच्छे तरीके से मिनिमम कॉस्ट के साथ ज्यादा से ज्यादा कर सके, यानी कि इफिशियंसी के साथ कर सके, इफेक्टिवनेस के साथ कर सके। मोशन स्टडी, यानी कि हम पहले से ही अपने सारे काम को करने के जितने भी हमारे तरीके हैं, जितने भी हमारे मोशंस होने वाले हैं कि वह बंदा वह काम करेगा, वह बंदा वह काम करेगा, तो वो हम पहले से ही डिफाइन कर दे, जिससे ना डुप्लीकेट एक्टिविटीज नहीं हो पाएगी, वेस्टफुल एक्टिविटी नहीं होगी, तो वेस्टफुल मनी भी नहीं होगा। तो यहां पर मोशन स्टडी बताना। टाइम स्टडी, यानी कि प्रॉपर हम टाइम मैनेज करें कि इतने समय में हमें इतना काम कंप्लीट करना है, इस टास्क को हमें इतने समय में कंप्लीट करना है, ये हमारे दिन भर के टास्क है, और दिन जब खत्म होगा तो हम ये टास्क के साथ भी इसको दिन को फिनिश करेंगे, ये हमें देखना है। टाइम स्टडी पूरी तरीके से फोकस करनी है। फैटिग्यू स्टडी का मतलब क्या होता है बेटा, देखिए किसी भी काम को करने के लिए हम बीच में ब्रेक जरूर लेते हैं, चाहे वो खाने पीने के लिए लें, रेस्ट के लिए लें, किसी और काम के लिए। तो टाइम स्टडी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है फैटिग्यू स्टडी। इसका मतलब यह है कि जो हमारा रिलैक्स टाइम है वो एक थोड़े लिमिटेड समय से ज्यादा ना हो जाए, यानी कि लिमिटेड सर्टेन टाइम के अंदर ही हम उस चीज को कार्य में लाएं। उदाहरण के तौर पर आपने कहा कि भाई मैं 3 घंटे पढ़ाई करूंगा सर, आपने 3 घंटे पढ़ाई करने के लिए बोला और आपने 1.5 घंटे पढ़ाई कर भी ली, मैं ये मानता हूं आपने 1.5 घंटे पढ़ाई कर भी ली। अब आपने 1.5 घंटे पढ़ाई कर ली, आपने कहा थोड़ा खाना खाने बाद आधा घंटा फोन चलाता हूं, थोड़ा समय मिल जाएगा मुझे, फ्रेश माइंड भी हो जाएगा। बट वो आधा घंटा आपका कब 2 घंटे में तब्दील हो गया आपको पता ही नहीं चला। तो ये होता है फैटिग्यू स्टडी, जिसमें अपने टाइम की मैनेजमेंट के साथ उसको स्टैंडर्डाइज करते हैं कि इतना काम मुझे इतने समय पे करना है और मेरा रिलैक्स टाइम इससे ज्यादा का नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा होता है तो वो हमारी प्रोडक्टिविटी पे इफेक्ट करता है। तो इसीलिए फैटिग्यू स्टडी। फिर आता है डिफरेंट पीस ऑफ वेस्ट सिस्टम। इसका मतलब बेटा यहां से ये निकलता है कि हम इफिशिएंट मैनेजर और इनएफिशिएंट मैनेजर्स को क्लासिफाइड करें, यानी कि हम ये देखें कि प्रिंसिपल्स जो हमने पढ़े हैं, ये टेक्निक्स जो हमने पढ़ी है, जो जो इंप्लाइड कर रहा है वो आगे भी इंप्लाइड करता रहे, तो उसको कुछ ना कुछ तो दिया जाएगा ना मोटिवेट करने के लिए। तो उसको मोटिवेट करने के लिए हम कुछ अवार्ड्स देते हैं, उसको मोटिवेट करने के लिए हम कुछ सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करते हैं, कुछ ट्रॉफीज देते हैं और बहुत बड़ी सभा के अंदर उसकी तारीफ करते हैं। इससे क्या होता है, जो एफिशिएंट मैनेजर्स होते हैं वो और एफिशिएंट हो जाते हैं, और जो इनएफिशिएंट मैनेजर्स होते हैं वो एक तरीके से कंपटीशन लेवल को देखते हुए वो भी एफिशिएंट लेवल के अंदर आ जाते हैं। तो डिफरेंट पीस ऑफ बेस सिस्टम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट
फंक्शन इन द टेक्निक। ठीक है, तो हमने क्या जाना बेटा, साइंटिफिक मैनेजमेंट जाना। साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर हमने समझा कि अपने काम को करने का एक रास्ता और मॉडिफिकेशन के साथ करना, यानी कि पुराने रास्तों को भूलकर, पुरानी चीजों को भूलकर नई टेक्निक्स को अपनाना, अपने काम को नई मॉडिफिकेशन के साथ, नई टेक्निक्स के साथ करना। दिस इज योर साइंटिफिक मैनेजमेंट। और साइंटिफिक मैनेजमेंट में हमने दो चीज समझी, प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक। पहला साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, एंड देन कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन। इसके बाद हमने टेक्निक्स को समझा। टेक्निक्स के अंदर हमने क्या जाना, फंक्शनल फॉर्मेनशिप, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, फैटिग स्टडी एंड डिफरेंट पीस ऑफ वेट सिस्टम। दिस इज अवर टेक्निक, दिस इज अवर प्रिंसिपल एंड दिस इज अवर डेफिनेशन व्हिच मेड बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर, यानी फ्रेडरिक विंसलो टेलर जी। तो अब हम बात करते हैं हेनरी फ्योल जी के बारे में कि हेनरी फ्योल जी ने किस तरीके से काम किए हैं और अपने 14 प्रिंसिपल्स के जरिए हमें क्या समझाना चाहा है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं हेनरी फ्योल जी की और हम समझते हैं कि आखिर अपने काम को करने के और क्या हमें प्रिंसिपल्स मिले हैं हेनरी फ्योल जी के माध्यम से। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में हेनरी फ्योल ने जो बात करी है वो बात करी है वर्कर्स की। और आपको इतना अंदाजा तो लग गया होगा कि ये जो अभी हम एफ.डी. टेलर जी के बारे में बात करके आए हैं, तो एफ.डी. टेलर ने जो सारी बात करी है वो किसकी करी है, वर्क की बात करी है, यानी कि मैनेजमेंट ऑफ वर्क। ये मैनेजमेंट ऑफ वर्क जो डिफाइन किया है प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स के माध्यम से, वो एफ.डब्ल्यू. टेलर जी ने डिफाइन किया है, जो कि एक मैकेनिकल इंजीनियर थी। और यहीं पर हम बात करें हेनरी फ्योल जी की, तो इन्होंने मैनेजमेंट ऑफ पीपल डिफाइन किया है कि आखिर किस तरीके से हम अपने लोगों को मैनेज करें, अपने वर्कर्स को मैनेज करें। क्योंकि जब तक हम अपने लोगों को ही मैनेज नहीं करेंगे तो हमारी मैनेजियल इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी नहीं आ सकती, हम ग्रोथ नहीं कर सकते। तो हेनरी फ्योल जी ने वर्कर्स के बारे में बात करी है और ये एक माइनिंग इंजीनियर थे, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अब हम बात करें इनके प्रिंसिपल्स की। तो बेटा प्रिंसिपल्स हमारे पास क्या क्या आते हैं, तो इनके पास 14 प्रिंसिपल्स हैं और इसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है कि आपको उनको सीक्वेंस से पढ़ना है, ऐसा नहीं। आप इनको बीच बीच में से भी याद कर सकते हो और समझ के करोगे ना तो आपको सीक्वेंस से याद हो जाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखो, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं डिवीजन ऑफ वर्क की, यानी कि हमने बात करी कि भाई फंक्शनल फॉर्मेनशिप के माध्यम से, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन के माध्यम से हमने समझ चुके हैं भाई अपने काम का बंटवारा हमें करना जरूरी होता है। तो पहले हम अपने वर्कर्स का काम का बंटवारा करें कि आपकी जो एफिशिएंसी है, आपकी जो ट्रेनिंग है, एजुकेशन है, आपकी जो रिसर्च है, आपकी जो एबिलिटी है, वो इस डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग है और उस डिपार्टमेंट के हिसाब से डिपार्टमेंटलाइजेशन करें, लाइक अ सेल डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट और बहुत कुछ। तो डिवीजन करना है भाई हमें सबसे पहले अपने काम का, डिवीजन ऑफ वर्क। ठीक है, दूसरा आता है ऑथोरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी, यानी कि डिवीजन करने के बाद अपने प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग अपने वर्कर्स को ऑथोरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी को इक्वली मेंटेन करवाना है, यानी कि हम किसी एम्प्लॉय को इतनी ऑथोरिटी ना दे दें कि उसके पास रिस्पांसिबिलिटी बहुत कम हो, इससे भी फ्लक्चुएशन पैदा होगी, और ऐसा भी ना करें कि किसी के पास रिस्पांसिबिलिटी ज्यादा हो और ऑथोरिटी में ताकत कम हो और तब भी फ्लक्चुएशन यहां से पैदा होगी। तो हमें ऑथोरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी दे आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है, तीसरा आता है डिसिप्लिन। भाई डिसिप्लिन क्या है, नींव है सक्सेस की। तो डिसिप्लिन तो रखना ही रखना है अपने पूरे एक तरीके से फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, प्रॉपर तरीके से एक कोड ऑफ कंडक्ट मेंटेन करना है। भाई हमारे तुम्हारे बीच में जो रिश्ता है वो एक बॉस, एक मैनेजर, एक वर्कर का रिश्ता है। इससे ज्यादा हम ना कुछ करें तो बेहतर है, क्योंकि हमारे बीच में एक फॉर्मेलिटी होनी चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, जिससे हम अपनी प्रोडक्टिविटीज के अंदर ग्रोथ अचीव करें। चौथा आता है यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। इसका मतलब यह है कि अपने काम को करने के लिए हमें एक यूनिटी बनानी पड़ेगी, कमांड बनानी पड़ेगी। उदाहरण के तौर पर कि अगर मेरी कंपनी के अंदर जितने भी वर्कर्स हैं, तो जो वो काम कर रहे हैं उसका जो रिपोर्टिंग रिलेशन है वो हम कहीं एक जगह रखें। ऐसा ना करें कि हमारे पास जो ये एम्प्लॉइज हैं, ये एम्प्लॉइज को पहले सारा डेटा इस बंदे को भी दिखाना है, फिर सारा डेटा इस बंदे को भी दिखाना है, फिर ये बंदे आगे डेटा दिखाएंगे, फिर आगे दिखाएगा, तब जाके कहीं आगे बात बढ़ेगी। ये बिल्कुल रॉन्ग अप्रोच है। हमें अपने काम को करने के लिए एक सिंगल अप्रोच रखना है। उदाहरण के तौर पर इस वाले सिस्टम को ना अपनाकर हमें जो है यूनिटी रखनी है कि आपको रिपोर्टिंग रिलेशन में बताया गया है इस तरीके से आपको यहां पे रिपोर्ट करनी है, ये आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा, ये आपको यूनिटी में रखेगा, यानी कि इक्वलिटी मेंटेन करनी है। और बेसिकली रॉन्ग मल्टीपल अप्रोचेस को ना अपनाकर सिंगल अप्रोच अपनानी है कि भाई आप ही काम कर रहे हो तो आप अपने सुपरवाइजर को बताना, फॉरमैन को बताना, जो कोई भी है। ठीक है, तो यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मेंटेन करनी है। सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। तो बताया गया है कि भाई किसी भी काम को करने के लिए सबका हमें इंटरेस्ट मेंटेन करके चलना है और उस इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसको काम देना है, उस इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसको वर्क हैंडओवर करना है, जिससे वो और एबिलिटी एंड देन एनर्जी के साथ उसमें काम करे। ठीक है, फिर सेवंथ आता है रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज। समझ लीजिए क्या है, एक लालच है, यही एक लालच क्या है समझ लो,
एक दवाई है जो एम्प्लॉय को दी जाती है और इस एम्प्लॉय को दवाई देने के बाद वो सेहतमंद होकर उस काम को करता है। यानी रेम्युनरेशन पे हमें ध्यान देना है, उसके कंपनसेशन पे हमें ध्यान देना है। फिर आता है 8 सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन एंड देन बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर हमने पढ़ा था डिसेंट्रलाइजेशन एंड डेलीगेशन। तो डेलीगेशन की एक इंपॉर्टेंट टर्म ही इसके अंदर से निकल कर आती है डिसेंट्रलाइजेशन, जिसमें कोई एक पर्सन किसी एक बंदे को पूरी ऑथोरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी हैंड ओवर करता है और वो बंदा उसके अंदर खरा उतरने के लिए, उसमें एफिशिएंसी अचीव करने के लिए वो काम आगे हैंड ओवर कर देता है। तो यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन भी हमारा हर जगह होना चाहिए और डिसेंट्रलाइजेशन भी होना चाहिए एज पर सिचुएशन। कुछ प्लान्स एंड कुछ स्ट्रेटेजी ऐसी होती हैं जो हमें सीक्रेटली मेंटेन करनी है और कुछ वर्क ऐसा होता है जो हम डिसेंट्रलाइजेशन के अकॉर्डिंग ज्यादा बेहतर करेंगे। तो सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन दे आर बोथ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन द बिजनेस टर्म। फोर्थ आता है हमारे पास बेटा स्केलर चेन। जैसे हम बात कर रहे थे यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के अंदर फॉर्मेलिटी की, यानी कि आपको फॉर्मल तरीके से काम करना है, डिसिप्लिन के साथ काम करना है। ऐसे ही स्केलर चेन में आपको प्रॉपर तरीके से ट्रायंगुलर पाथ दे रखा है कि भैया आपको, या अगर इस पर्सन के पास जाना है तो आपको पूरा जो है एक तरीके से फॉलो करना पड़ेगा रास्ता। बट यहीं पर कोई इमरजेंसी है तो स्केलर चेन के अंदर आपको गैंग प्लैंक भी देते हैं जिसके माध्यम से आप डायरेक्टली भी कम्युनिकेट कर सकते हो। ठीक है, स्केलर चेन हो गया। ऑर्डर के अंदर हमारी इक्वलिटी, यूनिटी मेंटेन होनी चाहिए जिसके माध्यम से हमारे एम्प्लॉइज को, वर्कर्स को किसी तरीके कोई फ्लक्चुएशन का सामना ना करना पड़े और वो सारे ऑर्डर उनके हित में हो, लाइक अ कंपनसेशन, रेम्यूनरेशन, इस तरीके से। इक्विटी मेंटेन करनी, किसी को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं करनी, यानी कि सबके लिए, सबको हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड एंड कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअल, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन। ये 3 सिद्धांत हमें याद रखने हैं किसके, एफडी टेलर जी के। और ये ध्यान रखते हुए हम अपने काम को करना है, यानी कि इक्वलिटी मेंटेन करनी है, सबकी महत्वता को समझना है और सबकी नीड को, सबकी जरूरत को समझना है। ठीक है, फिर आता है फोर्थ स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। देखो आप लोग देख पाओगे कि किसी भी काम को करने के लिए ना स्टेबिलिटी होना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने सामने वाले एम्प्लॉय को ये ध्यान दिलाते रहोगे ना कि तुम हो आज कंपनी में, कल नहीं हो, हमें तुमसे क्या मतलब, तुम जाओगे 6 आएंगे, तुम्हारी ना जरूरत, तुम्हारा ना महत्व, तो वो ना अपने काम को और अच्छे तरीके से नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है भाई मैं आज हूं यहाँ पे, कल नहीं हूं, क्या फर्क पड़ रहा है। तो इससे क्या होता है ना, प्रोडक्शन लेवल पर, टास्क के अंदर और वर्क की एफिशिएंसी में बहुत कमी आती है। तो हमें ना स्टेबिलिटी बना के चलनी है, एग्रीमेंट लेवल पर हमें रिलेशन बनाना है कि भाई आप इस कंपनी में काम कर रहे हो तो आप 3 साल, 5 साल, 10 साल स्टेबिलिटी के साथ काम करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फिर आता है इनिशिएटिव, यानी डिफरेंट तरीके से हम डिफरेंट प्रोग्राम्स को अनाउंस करें, जैसे कि हमने देखा था एफडब्ल्यू टेलर जी के अंदर डिफरेंट पीस ऑफ वे सिस्टम। इसमें हम क्या करते हैं, इनोवेशन आइडियाज, इनोवेशन मीटिंग के अंदर जिसमें हम आइडियाज, स्ट्रेटेजी, प्लानिंग बनाते हैं, स्टैंडर्ड बनाते हैं, उसके अंदर हम अपने एम्प्लॉइज को भी कंट्रीब्यूशन में लाएं जिससे वो अपनी डिफरेंट थिंकिंग्स, इनोवेटिव आइडियाज को रखें और हम अपनी प्रोडक्शन एबिलिटी के अंदर ग्रोथ के पर्पस से और भी अच्छे से सक्सेस अचीव करें। तो इनिशिएटिव हमें रहना है, यानी कि सबके इनोवेशन आइडियाज को हमें एडेप्ट करना है। फिर आता है एस्पिरिट डी कॉर्प्स का मतलब है टीम वर्क, यानी कि टीम के साथ कोऑर्डिनेट में रहकर इंपॉर्टेंस को समझते हुए, नीड को समझते हुए काम हमें करना है। तो ये हमारा क्या था, हेनरी फ्योल जी के कुछ प्रिंसिपल्स थे जो इन्होंने वर्कर्स यानी कि मैनेजमेंट ऑफ पीपल के बारे में समझाया। तो आप ये ध्यान रखना कि इन्होंने समझाया वर्क के बारे में, ऐसे ये जो हमारे हेनरी फ्योल जी हैं इन्होंने हमें बता दिया पीपल के बारे में। तो ये आपकी कंप्लीट मैनेजमेंट हो जाती है और इस तरीके से आप अपने काम को, अपनी मैनेजमेंट को, अपने बिजनेस को इन प्रिंसिपल्स के, टेक्निक्स के, सिद्धांतों के माध्यम से, अपनी गाइडलाइंस के माध्यम से बहुत सक्सेसफुली, यानी कि बेहतरीन तरीके से अचीव कर सकते हो। तो ये आपका कंप्लीट चैप्टर था। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा, सारे डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे, कहीं कोई डाउट नहीं बचा होगा। बट हाँ, अगर कहीं कोई छोटा सा भी डाउट रह गया हो तो आप मुझे जरूर बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर, मैं आपको उस डाउट को उसी दिन क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। एंड अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आई हो जो हमने अभी पढ़ी हैं, अपने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट और हेनरी फ्योल, एफडब्ल्यू टेलर, फीचर्स, टेक्निक्स, इंपॉर्टेंस और बहुत कुछ, तो उनमें सभी चीजें आपके क्लियर हुई हो, सब चीज समझ में आई हो, तो वो भी आप मुझे कमेंट के अंदर जरूर बताइएगा। ठीक है, सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर के साथ, एक वन शॉट रिवीजन के साथ, एक ब्रीफ बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक यू।